हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और आप जानते हैं कि हमने इस बुक का अध्याय फर्स्ट पढ़ लिया, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम इस बुक का अध्याय सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है। और अध्याय का नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, ठीक है। तो आज हम इस अध्याय का पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो और आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सभी वीडियो देख सकते हो। और आप हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। और ये जो अध्याय सेकंड है ये 15 नंबर का है। एग्ज़ाम में इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत है वह 323 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व, यानी कि शुरुआत 323 ईस्वी पूर्व से होती है और इसका जो साम्राज्य है वह 185 ईस्वी पूर्व तक चलता है, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य के इतिहास के जो जानने के स्रोत हैं उसमें चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस और कल्हण की राजतरंगिणी एवं मौर्य साम्राज्य से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे भी उन्हें साम्राज्य की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज और विशाखादत्त और राजतरंगिणी, और ये सब उनके लेखक हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसका पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो शासनकाल है वह है 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी इतिहासकारों ने सेंट्रोकोटस कहा, ठीक है, सेंट्रोकोटस कहा। चंद्रगुप्त मौर्य को विशाखादत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में वर्सल कुल यानी कि निम्न कुल का बताया गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य अभियान। तो सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया 323 ईस्वी पूर्व, जिसमें यह असफल रहा, ठीक है। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान। पहला है पंजाब विजय, उसके बाद फिर दूसरा मगध विजय, और ये थी 322 ईस्वी पूर्व, और उसी समय इसका राज्य अभिषेक हुआ। और इसके बाद तीसरा इसका जो सैन्य अभियान था वह सेल्यूकस से युद्ध, ये 305 ईस्वी पूर्व, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और इस युद्ध व संधि और विजय के बाद एक संधि हुई, ठीक है। और इस युद्ध व संधि का वर्णन एपियानस ने किया। और संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं, जो हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहली है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से किया गया, ठीक है। जो सेल्यूकस है उसकी जो पुत्री है हेलेना, उससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा गया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज आया था राजदूत के रूप में उसके दरबार में। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को हेराल, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान नामक 4 प्रांत दिए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिए, ठीक है। अब है सौराष्ट्र विजय। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, इनसे हमें सौराष्ट्र विजय की जानकारी मिलती है, ठीक है। सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा करवाया गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी भारत विजय। तो दक्षिणी भारत विजय का जो साक्ष्य है वह तमिल ग्रंथ अहनानूर से मिलता है, ठीक है। इस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर भी विजय प्राप्त की थी। जीवन के अंतिम दिनों में
चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रवाह के प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण कर लेता है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 300 ईस्वी पूर्व मगध में अकाल पड़ा था। ठीक है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था उसमें मगध में अकाल पड़ा था, जिसकी जानकारी हमें महास्थान व सौग्रा अभिलेख से मिलती है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि, उपवास विधि, संथारा प्रथा के माध्यम से जीवन का अंत किया, और ये अंत किया उन्होंने श्रवण बेल गोला में। ठीक है। वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम सांसें ली। अब है उसके बाद बिंदुसार। तो इसका जो शासन काल है वह 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व। ठीक है। इसका अन्य नाम है अमित्रघात, अमित्रोचेटस, सिंहसेन व मधुसार। इन नामों से भी इनको बिंदुसार को जाना जाता है। इनकी माता का नाम है धुर्धरा। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने के लिए क्रमशः अशोक व सुसीम को भेजा। सबसे पहले अशोक को, फिर सुसीम को भेजा। ठीक है। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मंगवाई थी। इसमें पहली थी मदिरा, फिर अंजीर और फिर तीसरा दार्शनिक। मिस्र के शासन टॉलमी डिलाल्फेस ने डायनोनियस को राजदूत के रूप में भेजा। ठीक है। इधर जो बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मंगवाई थी, मदिरा, अंजीर व दार्शनिक, उसमें से बिंदुसार को ये 2 वस्तुएं ही प्राप्त हुई थी। जो दार्शनिक है वह उसमें प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है। ये आप याद रखना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बिंदुसार के प्रधानमंत्री, सबसे पहले चाणक्य, फिर राधागुप्त, खल्लाटक, मंत्री परिषद का प्रधान। ठीक है। बिंदुसार है वह आजीवक संप्रदाय का था। आजीवक संप्रदाय। ठीक है। अब है अशोक। तो अशोक का जो शासन काल है वह है 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। करीब 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। वैसे तो अशोक 273 ईस्वी पूर्व में ही मगध के राज सिंहासन पर बैठ चुका था। अभिलेखों में अशोक को देवना प्रियदर्शी एवं राजा के नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है। सर्वप्रथम मस्की अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। तो अशोक नाम का सर्वप्रथम उल्लेख मस्की अभिलेख में हुआ है। गुर्जरा लेख में भी इसका नाम अशोक ही मिलता है। अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर एवं खेतान क्षेत्र में के अनेक भागों को विजित कर मौर्य साम्राज्य में मिलाया। अशोक के प्राप्त सभी अभिलेखों से ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। ठीक है। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में विस्तस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की तथा नेपाल में ललितपतन नगर बसाया। ठीक है। अशोक ने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ठीक है। तो अशोक ने अपने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। हाथीगुबा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः कलिंग पर नंदराज नाम का राजा शासक करता था। उस समय कलिंग की राजधानी तोसाली थी। अशोक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था।
एवं कलिंग हाथियों हेतु प्रसिद्ध होने एवं व्यापार व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। समुद्र के किनारे होने के कारण विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी इसका महत्व अत्यधिक था। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए व 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। इस भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो गया तथा उसने भविष्य में युद्ध की नीति को त्यागने की घोषणा की। तो जो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो मन है वह युद्ध के प्रति बदल गया और उन्होंने अब युद्ध से मुंह मोड़ लिया। ठीक है, भविष्य में युद्ध की नीति को त्यागने की घोषणा की। अब अशोक ने भेरी घोष को त्याग कर धम घोष को अपनाया, यानी कि जो भेरी घोष था उसको त्याग कर धम का सिद्धांत है धम घोष को अपनाया। अशोक के बाद जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिशुक और इसके बाद देववर्मन आदि शासकों ने शासन किया। बृहद्रथ अंतिम मौर्य जो सम्राट था। ठीक है, बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने 184 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या कर एक नए शुंग साम्राज्य की नींव रखी। तो शुंग साम्राज्य की शुरुआत फिर इसके बाद होती है, मौर्य साम्राज्य के बाद। ठीक है, अब है अशोक का धम। जो अशोक की धम की नीति थी उसके क्या सिद्धांत थे ये हम देखते हैं। धम के प्रमुख सिद्धांत, पहला है सहिष्णुता, जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, धर्मों एवं आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता। दूसरा है अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादन किया। तीसरा है आडंबरहीनता, धर्मानुष्ठानों तथा बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहा। चौथा है लोक कल्याण, वृक्षारोपण, कुएं एवं सरायों आदि का निर्माण कार्य। पांचवा है श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता, श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण, सदाचार एवं सत्यवादिता पर बल दिया। आगे है विभिन्न वर्गों, जातियों, संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने तथा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे ही अभिलेख में धम्म कहा गया। तो ये धम्म की परिभाषा होगी। धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थे। अशोक के अभिलेखों में उस व्यापक नीति अर्थात धम्म का उल्लेख किया गया है जो सामान्यतः व्यवहार को नए ढांचे में डालने के लिए आवश्यक थी। अब है धम्म की नीति का मूल्यांकन, यानी कि अशोक ने जो धम्म की नीति अपनाई उसके बाद क्या परिवर्तन हुए और उसका क्या लाभ हुआ या क्या हानि हुई, क्या नतीजा निकल के आया। ठीक है, यद्यपि धम्म के मूल सिद्धांत सहिष्णु, अहिंसा एवं सदाचार थे जो कि भारतीय संस्कृति के प्रारंभ से ही मूल तत्व रहे तथा वर्तमान में भी उनका महत्व यथावत है। अशोक के बाद सभी शासकों ने इन सिद्धांतों को स्वीकार किया, तथापि समग्र रूप से यह नीति अशोक के पश्चात फलीभूत नहीं हो सकी। इसके अनेक कारण थे। धम्म की नीतियों का अशोक के उत्तराधिकारी उसी रूप में क्रियान्वित नहीं कर सके। धम्म दुर्बल शासकों, राजनीति अनिश्चितता व सीमाओं की असुरक्षा के कारण फलीभूत नहीं हो सका, क्योंकि धम्म की नीति का क्रियान्वयन शांति काल में ही संभव है, जब राष्ट्र आंतरिक व बाहरी रूप से युद्धों से परिपूर्णतया मुक्त हो, तभी धम्म सही रूप से चल सकता था। परवर्ती शासक अशोक की दूरदर्शिता को नहीं समझ पाए। धम्म महामात्र अपने असीमित अधिकारों द्वारा जनता के कार्यों में अवांछनीय हस्तक्षेप करने लग गए। सामाजिक तनाव ज्यों के त्यों बने रहे एवं सांप्रदायिक संघर्ष बराबर चलते रहे, क्योंकि
समस्याएं व्यवस्था की जड़ों में निहित थी। उपर्युक्त कारणों से धम्म की नीति फलीभूत नहीं हो सकी, तथापि अशोक सराहना का पात्र है कि उसने एक पथ प्रदर्शक सिद्धांत की आवश्यकता को महसूस करते हुए धम्म की नीति का प्रतिपादन किया, जो वर्तमान में भी बहुत प्रासंगिक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।